नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आज हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी है तो कहीं प्लास्टिक तो नहीं लगाया जा रहा। तो और इस विषय में हम ज़्यादा बात करेंगे और हमारी जानकारी देंगे डॉक्टर शब्बीर वारसी। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई पटना में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं चाहूँगी कि पहले तो आप अपने बारे में हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर अहमद वारसी है। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी में काम कर रहा हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं कि सबसे पहले तो लोगों के मन में जो कंफ्यूजन रहता है प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, वो मैं चाहती हूँ कि वो आप क्लियर करें, वो है क्या? एक्चुअली हम लोग का जो ये टर्म है प्लास्टिक सर्जरी, इटसेल्फ इज़ मिसनोमर। नाम कुछ है और आदमी मायने कुछ दूसरा लगाता है। एक्चुअली प्लास्टिक वर्ड आया है प्लास्टिकोस से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मोल्ड, किसी भी चीज़ को फिर से उसका पुनर्निर्माण करना। तो प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग किसी क्षतिग्रस्त ऑर्गन को हम लोग फिर से उसका पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे अगर बर्न में हाथ जल गया हो तो फिर से उसको पहले की तरह लाते हैं। कैंसर के कारण अगर उसके अंग को हटा दिया गया है, जैसे जीभ को या तालू को, तो हम लोग फिर से उसको बनाते हैं। तो मोटा मोटी जो है हम लोग का मेन काम है रिकंस्ट्रक्शन का। दूसरा एक कन्फ्यूज़न का एक वजह और भी है, जैसे बाकी जो विभाग हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ये स्किन के डॉक्टर हैं, ये हार्ट के डॉक्टर हैं, ये हार्ट सर्जन हैं, ये मतलब सबका ऑर्गन के हिसाब से बांटा हुआ है। लेकिन हम लोग का डिपार्टमेंट जो है ऑर्गन के हिसाब से नहीं बांटा हुआ है। हम लोग हेड टू टो कवर करते हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का, वहाँ पे हम लोग उसको फिर से ठीक करते हैं। इसलिए भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर करते क्या है प्लास्टिक सर्जरी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हैं, तो जैसे किसी को अपना नाक पसंद नहीं आया, किसी को अपना लिप पसंद नहीं आया, तो वो लोग प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जो हम लोग का मेन काम है, जो मुख्य काम, बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी में दो पार्ट है, क्लियर कट डिवीज़न है। एक हो गया प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरा होता है एस्थेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। तो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हम लोग चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरी में आप बिल्कुल नॉर्मल हैं लेकिन आप चाहते हैं कि हम और थोड़ा सुंदर दिखें, या आप अपने फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो उस काम को हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी कहते हैं। तो इसमें लिप का काम किया जाता है। जैसे लिप किसी का अगर पतला है तो उसको मोटा करने के लिए हम लोग लिप में फिलर्स डालते हैं। और अगर नोज़ किसी की उसके हिसाब से सही नहीं है तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन में लाते हैं। नॉन सर्जिकल भी करते हैं और सर्जिकल भी करते हैं, मतलब इंजेक्शन दे करके भी नाक को ठीक किया जाता है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है जो सर्जरी राइनोप्लास्टी, उसमें फिर से नाक को हम लोग सुंदर बनाते हैं। जैसा कि आपने राइनोप्लास्टी के बारे में बात किया, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताएं। राइनोप्लास्टी कुछ बच्चों में जो है नाक जन्म से ही विकृत रहती है। जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट का जो पेशेंट होता है उसमें नाक भी जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है। दूसरा होता है कि नाक जो है आपकी नॉर्मल है, किसी की जो है दबी हुई रहती है, किसी की चौड़ी रहती है। तो उसको हम लोग, ब्यूटी का एक पैरामीटर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाक को शेप में लाते हैं, जिसमें सीने से हड्डी लेकर करके उस नाक में लगाते हैं। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और मेरा इसमें कुछ ज़्यादा भी इंटरेस्ट है। इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं टर्की भी गया था, इस्तांबुल, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट राइनोप्लास्टी सर्जन हैं, उनके साथ मैंने जाकर के ट्रेनिंग भी लिया था। तो ये इट्स रियली चैलेंजिंग वर्क। अगर
अगर जैसे कोई सर्जरी की बात किया जाए तो आप हमारे साथ कोई ऐसी सर्जरी को ये डिस्कस करना चाहेंगे जो आपने हाल ही में ठीक किया हो या फिर ये सर्जरी किया हो? फीमेल में एक यहाँ बहुत बड़ा एक है ब्रेस्ट का हेवी होना, तो उस तरह के पेशेंट हम लोग के पास आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनके ब्रा स्ट्रिप निशान पड़ जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वो ढंग से कपड़ा नहीं पहन पाते हैं और बहुत टेंशन में रहते हैं। वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा। और हम लोग जब प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उनके ब्रेस्ट को छोटा कर देते हैं तो उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। मेरा जितना भी पेशेंट है, ख़ास तौर से जो ब्रेस्ट रिडक्शन का जो पेशेंट है, दे आर हाईली सेटिस्फाइड। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है एंड शी इज़ रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको इंस्टेंटली जो है उसको जो है रिलीफ मिल जाता है, फ़ौरन वो आराम मिल जाता है और एकदम कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है। एक इंसिडेंस मुझे याद है, फर्स्ट केस था मेरा यहाँ, हाई सर ने रेफ़र किया था मेरे पास। वो एक 16 साल की बच्ची थी जो नेपाल से आई थी और काफ़ी डिप्रेस थी, कंबल वंबल ओढ़ करके आई थी। उसके बाद मैंने उसका ऑपरेशन किया, दोनों ब्रेस्ट से करीब 1 kg से ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू को हटाया गया था। और जब वो नेक्स्ट विज़िट में आई तो वो टी शर्ट और जीन्स में थी एंड शी वाज हैप्पी लाइक एनीथिंग। तो ये बहुत अच्छी सर्जरी है, अगर जिनको डिज़ायर है तो वो करा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर बात करें कि लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए पारस ही क्यों चुने, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अच्छा काम करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है माइक्रो सर्जरी। आज के युग में पहले जैसे कैंसर के केस में जीभ को काट दिया गया या तालू काट दिया गया, तो उसमें पहले हम लोग छाती से मांस वास लगाते थे। लेकिन आज के युग में जो मेन जो उसकी सर्जरी है, जो रिकन्स्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर फ्री फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन। तो 6 से 8 घंटे की सर्जरी होती है। उसके लिए मुझे स्टाफ चाहिए, माइक्रो का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, पोस्ट ऑप अच्छा केयर चाहिए, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आईसीयू सेटअप चाहिए। तो ये एक अच्छे सेटअप में ही पॉसिबल है। अगर हम चाहें कि इसको हम किसी नर्सिंग होम में कर लें तो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल, या फिर मुझे एक नर्सिंग होम में हर वो फैसिलिटी लाना होगा। इसलिए इस तरह का ऑपरेशन जो है किसी अच्छे सेटअप में ही पॉसिबल है। और भी दूसरी चीज़ है, जैसे लाइपोसक्शन करते हैं, तो लाइपोसक्शन जो है दूसरे जगह नर्सिंग होम वगैरह में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग के पास जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन है, जिससे जब हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऑब्वियसली अच्छे सेंटर पे काम करने से फ़ायदा तो होता है, हम लोग रिज़ल्ट दे पाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, तो प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद एक पेशेंट जो होता है, जो प्लास्टिक सर्जरी जिसने करा है, वो पूरी तरह से ठीक होकर जब घर जाता है तो उसके बाद उसको किसी तरह की प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? प्लास्टिक सर्जरी में ना डिफरेंट ऑपरेशंस होता है और हर ऑपरेशन में अलग अलग एडवाइस हम लोग देते हैं। अब जैसे नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि नाक की चोट से बचना है, और सिर्फ स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है। चेहरे की सर्जरी कर रहे हैं या कुछ ट्रीटमेंट उस तरह का कर रहे हैं तो बोलते हैं कि तेज़ धूप में ना निकलिए, 1 हफ्ता सनस्क्रीन लगाइए। इस तरह का सब चीज़ में अलग अलग प्रिकॉशन होता है और एडवाइस भी सब ऑब्वियसली अलग रहती है। तो अगर बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की ही बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप, जैसे कि आपने बताया, कॉस्मेटिक सर्जरी में एक कितना चैलेंजिंग होता है कॉस्मेटिक सर्जरी करना? कॉस्मेटिक सर्जरी 10% से कम है प्लास्टिक सर्जरी का, मैंने केस जो है प्लास्टिक सर्जरी अगर 100 होता है तो उसमें 10% ही जो है कॉस्मेटिक सर्जरी होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी का जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको उसमें कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन वो अपने लुक को अच्छा करना चाहता है, तो वो उनका कुछ डिज़ायर होता है
तो हम लोग को काफ़ी अच्छे से उनको जज करना पड़ता है कि जो वो चाह रहे हैं वो मतलब हम उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब कोई कहता है कि हम मेरे पास नाक चाहिए तो इनके तरह चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम किसी की नाक को किसी के और की तरह बना दें। तो उसमें काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो रियलिटी है वो बताना पड़ता है। तो चैलेंजिंग तो है। और मोस्टली ये इस तरह के पेशेंट जो है कैश पेशेंट होते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी में इंश्योरेंस नहीं होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी की बात की, तो किसी के साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है या फिर वो बर्न पेशेंट है या फिर कई तरह के अलग अलग तरह के मरीज आते होंगे आपके पास, पारस में आते होंगे, तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है? प्लास्टिक सर्जरी में पहले मैंने बताया कि ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दो चीज़ ऐसी है जो डायरेक्टली हम लोग के अंडर एडमिट होती है। जैसे अगर फेस पे कोई भी चोट लगी हो, चाहे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो या बोनी इंजरी हो, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और उसमें छोटी छोटी प्लेट लगाई जाती है जो टूटी हुई हड्डी है। दूसरा ऑर्गन मेन है हैंड चूँकि बहुत इसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है काफ़ी फाइन होता है, तो पूरा अगर हाथ कट गया हो या फिंगर कट गई हो तो उसको जोड़ने के लिए सब माइक्रो सर्जरी से हम लोग उसको जोड़ते हैं। तो ये दोनों मेन ऑर्गन हो गया हम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे साथ प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आप डॉक्टर सब्बीर वारशी को सुन रहे थे, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कन्फ्यूज़न को क्लियर किया कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं होता है कि प्लास्टिक लगाया जाए, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब कुछ और ही है। तो आपने वीडियो जब आपने देखा तो आप जाने गए होंगे। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।